हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा, लिपि और वर्तनी। ठीक है, रचनात्मक व्याकरण के अंतर्गत हम आज चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और वर्तनी का अध्ययन करेंगे, जो कि जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और वर्तनी क्या होती है। साथ ही साथ इसके आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, मतलब शब्दों को हम अलग अलग तरीके से हम कैसे लिखें, उसको कैसे पढ़ें, क्या उसमें लोप रहता है, इन सब की जानकारी हम जो है इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भाषा होता क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि और वर्तनी। बुक सभी के पास होंगी, तो चैप्टर नंबर 1 आप जो अच्छे से रीड कर सकते हैं उसको। ठीक है, भाषा, लिपि और वर्तनी। भाषा और उसके रूप, लैंग्वेज होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने और दूसरे के मन के भावों को जानने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वही जो है हमारे लिए क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। कहने का मतलब हम जिस माध्यम से हम बोलते हैं, है ना, मुंह से हम बोलते हैं, लेकिन बोलने के लिए हमारे मुंह से जो स्वर उत्पन्न होते हैं, ध्वनि जो उत्पन्न होती है, वही भाषा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस ध्वनि का इस्तेमाल करता है, वही क्या है, भाषा कहलाती है। कोई भी भाषा बोली, सुनी, लिखी और पढ़ी जाती है। कोई भी भाषा जो है बोली, सुनी और लिखी एवं पढ़ी जा सकती है। इस आधार पर किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं। अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि मन के भावों को भाषा मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। ठीक है, हमारे मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है, भाषा है। ठीक, अब इन भाषाओं को हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इस आधार पर भाषा के जो है दो प्रकार बताए गए हैं। एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब जो भाषा बोला सुना जाता है। कहने का मतलब जिस भाषा को हम बोलते हैं, सुनते हैं, वो भाषा कहलाती है हमारी मौखिक भाषा। जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये सभी ये क्या हो जाएंगे, आपके मौखिक भाषा। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको लिखा तो ये हो जाएंगे आपके लिखित भाषा। ठीक है, क्या आपने इन भाषाओं का भी नाम सुना है? पुलिस की सीटी के संकेत, जैसा पुलिस या ट्रैफिक पुलिस हमेशा इशारे से बात करता है ना, या अपनी सीटी बजाकर लोगों को रोकने का प्रयास करता है, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, सांकेतिक भाषा। तार टेलीग्राम के मोर्स कोड, स्काउटों की झंडी भाषा, दृष्टि विकलांगों की ब्रेल, श्रवण विकलांगों की भाषा, ये सभी भाषाएं संकेत भाषा है। कहने का मतलब जिस भाषा से हमें किसी चीज की जानकारी संकेत के माध्यम से मिलती है, वो कहलाती है हमारी सांकेतिक भाषा या संकेत भाषा। भाषा का विकास, अब भाषा का विकास कैसे हुआ, आइए जानते हैं। भाषा के विकास की कहानी मानव के विकास की कहानी जैसी दिलचस्प है। हमारी भाषा की जो विकास की जो कहानी है, वो मानव के विकास के साथ साथ दिलचस्प होती गई है। अपने सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा हुआ करोड़ों वर्ष पूर्व मनुष्य जंगलों में रहता था। अपने मुंह से निकलने वाली कुछ आवाजों को उसने अर्थ देना आरंभ किया। धीरे धीरे उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती गई और भाषा का विकास भी होने लगा। कहने का मतलब मनुष्य में जैसे जैसे ज्ञान का विकास होते चला गया, तो वह अपने अभिव्यक्ति मतलब मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ आवाजें निकाली, जिसको उसने कुछ अर्थ देना आरंभ किया। धीरे धीरे यही जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता है, धीरे धीरे उनकी जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो बढ़ती चली गई
और वही जो है एक भाषा का रूप लेता चला गया। यूं कहिए कि भाषा का विकास होता गया। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएं इसी प्रकार विकसित हुई हैं। आप समझ गए होंगे कि प्रारंभ में सभी भाषाएं मौखिक थी, मतलब जब हमको लिखना नहीं आता था, है ना, तब जितने भी जो भाषाएं प्रयोग में लाई जाती थी पूरी क्या थी, मौखिक थी, केवल बोली जाती थी। सभ्यता के विकास के साथ साथ इनका लिखित रूप भी विकसित होने लगा। जैसे जैसे मानव में विकास होता गया, सभ्यता का विकास होता चला गया, तो मानव के विकास के साथ साथ जो भाषाओं का जो विकास है वो भी बढ़ता चला गया और इसके साथ साथ मौखिक से लिखित रूप में भी आने लगा। आज भी दुनिया में सैकड़ों ऐसी भाषाएं जो केवल बोली जाती हैं। आज भी हमारे दुनिया में कई ऐसी भाषाएं हैं जो केवल बोली जाती है, न कि लिखी जाती है। आगे आते हैं, हिंदी और उसकी बहनें। हमारा भारत एक विशाल देश है। भारत में कुल 1652 भाषाएं बोली जाती है। भारत में 1652 भाषाएं क्या हो जाती हैं, बोली जाती है। भारत में कुल 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी उनमें से सबसे प्रमुख है। हमारे भारत की अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो हमारे भारत में कुल भाषाओं की जो संख्या है अगर हम देखें तो 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन सब में हिंदी जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और सुनते हैं। हिंदी भारत सरकार की तथा अनेक राज्यों की राजभाषा है। हमारे भारत देश की जो राजभाषा है वह क्या है, हिंदी है, और इसके साथ साथ अनेक राज्यों के भी जो है ये राजभाषा है। राजभाषा मतलब सरकार के जितने भी जो कार्य होते हैं या जो संदेश जो दिया जाता है या जो भी सरकारी आदेश जो जारी किए जाते हैं वो टोटली आपके हिंदी भाषा में ही जारी किए जाते हैं। इस तरह से कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे संविधान में हिंदी के साथ कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगर हमारे संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारे भारत की संविधान में जो है 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। संविधान में जो है टोटल 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखिए, इसका सारांश दिया है। भारत की राजभाषा हिंदी और सह राजभाषा अंग्रेजी है। हमारे भारत की जो राजभाषा वो है हिंदी है और इसकी जो सह राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। संविधान स्वीकृत 22 भाषा भारतीय भाषाओं की सूची में अंग्रेजी नहीं है। संविधान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है, लेकिन उस सूची में अंग्रेजी नहीं है। विश्व में सबसे अधिक लोग चीनी मंदारिन बोलते हैं। विश्व में सबसे अधिक लोगों की अगर भाषाओं की बात करें तो वह है चीनी मंदारिन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी भाषा। भाषा होता क्या है, मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। हमारे भारत में कुल 1652 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से 22 भाषाओं को जो है संविधान से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद आते हैं वर्ण और लिपि। वर्ण और लिपि क्या होता है? वर्ण और लिपि किसी भाषा में बोली जाने वाली ध्वनियों की
ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया भाषा, इससे पहले हमारे भावनाओं, मन की भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है भाषा। अब आगे आते हैं, किसी भी भाषा में बोली जाने वाली जो ध्वनि है, कहने मतलब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उस ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। उस ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जो हम भाषा बोल रहे हैं, तो उस भाषा को बोलने के लिए जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जैसे कि आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, वर्णमाला, आ आ इ ई उ ऊ का खा गा गा, ये सभी क्या है? वर्ण है। तो ये जितने भी जो वर्ण है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसको याद रखना। और इन्हें लिखने के लिए जो संकेत परंपरा से तय हो गए हैं, वे ही लिपि कहे जाते हैं। और इन भाषाओं में बोली जाने वाली जो ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके बाद इन वर्णों को लिखने के लिए परंपरा से, मतलब पुराने समय से एक संकेत, या यूं कहिए कि परंपरा से जो चले आ रहे हैं, है ना, लिखने के लिए जो संकेत, जैसे यहाँ पे मैंने छोटी इकाई लिया का। अब का को हम जो है इस तरह से लिख रहे हैं, खा को इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, और ग को इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये जो संकेत है, यही क्या है? हमारी लिपि कहलाती है, जो परंपरा से चली आ रही है। कहने का मतलब पुराने समय में जो है, जो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई वर्ण, इसको कहते हैं ना, इकाई को वर्ण कहते हैं। तो इन वर्णों को लिखने के लिए जो संकेत जो पुराने समय से जो चली आ रही है, वो कहलाएंगे आपकी लिपि। ठीक है, इस तरह से आप जान चुके हैं कि लिपि और वर्ण क्या होता है। भाषा में बोली जाने वाली ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और इन वर्णों को जो है पुराने समय से, परंपरा से चले आए संकेत कि हम जो है कैसे लिखें इन वर्णों को, उसके लिए जो संकेत लाए गए हैं वो कहलाते हैं आपके लिपि। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके बहुत सारे इसमें क ख ग घ दिए हुए हैं लिपि, जिसको हम लोग पुरानी क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ये सभी जो है स्वर और व्यंजन अलग अलग इसमें दिए हुए हैं। आ इ ई उ री ए ओ औ, ये सभी क्या है? हमारे स्वर। बाकी ख ख ग घ ङ छ छ ज ज ज्ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, ये सभी क्या है? हमारे व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, आगत स्वर और आगत व्यंजन, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये हो गए आपके वर्ण और लिपि। अब आगे आते हैं आपके विसर्ग। संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, आगत स्वर, और उसके बाद है आपके आगत व्यंजन। ठीक है, तो विसर्ग में आपके आते हैं आ, केवल संस्कृत से आए शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विसर्ग के ये जो सिंबल है,
विसर्ग का इस्तेमाल जो है केवल संस्कृत से आए शब्दों में के लिए ही किया जाता है। उसी तरह से संयुक्त व्यंजन आपके दिए हुए हैं छ, त्र, ज्ञ और आपके स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार में आपके आते हैं अम, ठीक, इसका सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद है आगत स्वर। आगत स्वर में आपके आ, जो ऐसा ऊपर लगा रहता है, इसको बोलते हैं हम आगत स्वर। इसके अंतर्गत जैसा कि कॉलेज, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कॉपी और डॉक्टर, ठीक। तो ये होते हैं आगत स्वर। इसके बाद है आगत व्यंजन। ये इस्तेमाल होता है ज और फा में। इसके नीचे बिंदी लगेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल है मेज, जोर, ठीक है। तो ये हो गए आपके विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, आगत स्वर और आगत व्यंजन। ये आपकी पूरी कॉपी में दिए हुए हैं बुक में, इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, आगत स्वर और आगत व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये जो है दो वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। त्र, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है। तो कहने का मतलब आपस में दो व्यंजन मिलकर एक वर्ण तैयार करते हैं, वो कहलाता है आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक। अनुस्वार, आगत स्वर और आगत व्यंजन ये सभी आपके बुक में दिए हुए हैं, अच्छे से आप लोग इसको देख लेना। इसके आगे नेक्स्ट है अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार यहां पर अभी बताया था मैंने, ठीक है। हम इसका सिंबल ये, और अनुनासिक का होता है आपका ये, ठीक है। ये इसका सिंबल है। जैसे इसके एग्जांपल पे अगर हम जाएं तो इससे बनेगा आपका संगीत, संजय, और इसका आपका हो जाएगा चांद और रंगना, ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे। इस तरह से ये अनुस्वार और अनुनासिक, ये जो अम की बिंदी ऊपर जो लगती है और ये है ना, इसमें अंतर है। इसको हम अनुनासिक पढ़ते हैं और ये अनुस्वार होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक। इस तरह से हिंदी में कुल मूल वर्ण 48 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और 2 आगत स्वर होते हैं। उसी तरह से 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 2 जो है अलग तरह से व्यंजन है। री का उच्चारण उत्तर भारत में री और गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक रू होता है, और दोनों उच्चारण अपने अपने क्षेत्रों में शुद्ध है। विसर्ग केवल संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ लगता है, इसलिए छ को छ लिखना गलत है और छ लिखना ठीक है, ठीक है। विसर्ग जो लगता है, जो बिंदी जो पीछे जो लगता है, वो केवल संस्कृत शब्दों पर ही लगता है, इसको ध्यान रखना, ठीक। आगे आते हैं संयुक्त अक्षर। अनुस्वार अम, अनुनासिक अम, अहा,
ये सभी जो है ध्यान रखना, इसकी पहचान है, सिंबल। इसके बाद है आगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़कर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़कर दूसरे व्यंजन से जुड़कर संयुक्त अक्षर कहलाता है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़कर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर दो जो व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं होता वे आपस में जुड़कर जो है संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल, ख्याति, ग्वाला और स्वच्छ, ये सभी जो है संयुक्त अक्षर के उदाहरण है। उसी तरह से आपका क से आपका बनेगा क्यारी, आधा का दफ्तर, कर, दर। ठीक, तो इस तरह से ये आपके संयुक्त अक्षर है। इसके बाद आते हैं मेन जो है आपका है वर्तनी और वर्ण विच्छेद। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है, इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। वर्तनी, ठीक है, वर्णों के शुद्ध क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। ठीक है, जो भी हम वर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उन वर्णों के शुद्ध क्रम को, कहने का मतलब वर्णों का एक ऐसा क्रम हो जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, उसका शुद्ध रूप हो, वही जो है आपका वर्तनी कहलाता है। किसी भी शब्द की वर्तनी को अलग अलग दिखाना, जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं, लिख रहे हैं, तो उन शब्दों को अलग अलग करके दिखाना, ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। कहने का मतलब जो शब्द हम लिख रहे हैं उन शब्द में, जैसा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, भारत, भारत मैंने लिखा, तो इस भारत शब्द को अलग अलग तरीके से, मतलब वर्ण को जो है मैं तोड़ रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्णों को अलग अलग करके लिखना या दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे इसमें भारत में क्या क्या आएगा, पहले भा आया, ठीक, भा के नीचे हलन। अब भा के साथ आ की मात्रा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आ, ठीक। इसके बाद धन रा आया है, ठीक, तो रा के साथ इसमें केवल आवश तो केवल आ लिखेंगे, इसमें मात्रा नहीं है ना, तो यहाँ पर हम इसमें नहीं लिखेंगे। उसके बाद आया है ता धन आ, ये आपका हो गया वर्ण विच्छेद, भारत, ठीक है,
भा में जो है आ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसमें आ लिखे। र के साथ आ की मात्रा नहीं है, त के साथ भी आ की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा भारत। ठीक, उसी तरह से हिंदी का देखिए कैसा बना हुआ है। हा धन ई, अब ये ई कहाँ से आया, तो यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है हा के साथ, इसलिए यहाँ पर ई लिखेंगे। धन न, धन द, धन ई। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना, यहाँ पर जो है बड़े की मात्रा और यहाँ पर छोटी की मात्रा, इसलिए ही के हा के साथ जो है हम छोटी का प्रयोग किए और द के साथ बड़े का प्रयोग किए। ठीक है, और ये न जो है आपका ये बिंदी का है, हिंदी। जब हम इसका उच्चारण करेंगे हिंदी, तो वहां पर न का उच्चारण होगा, इसलिए इसको हमने लिया है। ठीक है, उसी तरह से भाषा, भाषा में आ गया आपका भा धन आ धन स धन आ। अब ये नीचे जो हलंत लग रहा है वो हलंत केवल आपके व्यंजन शब्दों में रहेंगे, स्वर में नहीं रहेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी जो यहाँ पर नीचे जो हलंत लग रहा है वो केवल व्यंजन में रहेंगे, न कि स्वर में, तो इसका ध्यान रखना। उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, ये कहलाता है आपके वर्ण विच्छेद। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे और समझ लेंगे, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभ्यास का पूरा जितना भी प्रश्न है उसको भी आपको कंप्लीट करना है। इसके पीछे आपके एक्सरसाइज भी दिए उसको भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 1 का जो है। इसके बाद आगे आते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसको आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। जहां पे भी आपको अगर डाउट आता है या कहीं समझ नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ओके।